करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी वर्ल्ड स्कूल ऑनलाइन पर। तो कल हमने बात की थी मानव भूगोल की परिभाषा और प्रकृति के बारे में। कल हमने उसे समझा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखना, वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक बार हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं जो कल पढ़ाया था उसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हमने मानव भूगोल को समझा था। मानव भूगोल में हमने भूगोल को परिभाषित किया था, यानी भूगोल को समझा था। तो भूगोल क्या होता है? भूगोल यानी जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, प्राकृतिक चीजों का अध्ययन ही प्राकृतिक चीजों का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। हमने आगे फिर इसके पिता देखे थे। तो इसके जो पिता हैं, मानव मतलब भूगोल के जो पिता हैं, उन्हें एराटोस्थनीज कहा जाता है। और जो भारतीय भूगोल के पिता हैं, भारतीय भूगोल के पिता को हमबोल्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके प्रकार की तो इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम भौतिक पर्यावरणों का अध्ययन करते हैं, यानी भौतिक जो तथ्य होते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे कि भू आकृति हुई, जलवायु हुई, पर्वत, नदी आदि, इन सब के बारे में इन सब की जानकारी लेते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और अगर हम बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मानवीय तथ्य यानी जिनमें मानव का हस्तक्षेप होता है, जैसे कि कृषि हुई, पशुपालन हुआ, परिवहन, संचार, उद्योग, इन सब के बारे में बातचीत करते हैं। इसके बाद में हमने बातचीत की थी मानव भूगोल की परिभाषा की। तो मानव भूगोल की परिभाषा हम दें तो किस प्रकार होगी कि पृथ्वी और मानव के समस्त कार्यों के आपसी संबंध को ही हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। इसमें कई भूगोलवेत्ता है, उन्होंने समय समय पर अपनी परिभाषाएं दी, अनेकों परिभाषाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे हमने बात की थी मानव भूगोल की प्रकृति की, कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो मानव भूगोल की प्रकृति है डिपेंडेंट प्रकार की। डिपेंड है वो किसके ऊपर है? वो भौतिक भूगोल, जो भौतिक भूगोल पर्यावरणीय भूगोल होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे मानव भूगोल। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी हमने बात कर ली थी। अब इससे आगे हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करें इसकी, तो मानव का जो प्रकृतिकरण होता है, यानी कि मानव का प्रकृति के अनुसार ढलना ही प्रकृतिकरण कहलाता है। यानी कि जब आदिम समय था, आदिम युग चल रहा था, जब आदि मानव था, तो उसे प्रकृति की इतनी समझ नहीं थी, उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि वह प्रकृति को समझ सके। तो वह क्या करता था, जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी, जैसे बरसात का होना, बिजली का कड़कना, ओलावृष्टि होना या आंधी तूफान का आना, इनसे वह क्या डरता था? वह समझता था कि मतलब प्रकृति हमसे किसी प्रकार से नाराज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह उसे मनाने की कोशिश करता था और उसे वह प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, ना पेड़ पौधों को काटता था। वह फलाहार करना और भोजन मतलब शिकार के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई इसमें मानव के प्रकृतिकरण के बारे में। ठीक है, तो हम इसमें अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मानव का प्रकृति के अनुसार ढलना। ठीक है, मानव का प्रकृति के अनुसार ढलना ही क्या कहलाता है? प्रकृतिकरण कहलाता है, मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, और इसी जो घटना को, ये जो मानव का प्रकृतिकरण की जो घटना है, इसी को क्या कहा गया है? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। क्या कहा गया फ्रेंड्स? इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। तो ये जो घटना हुई इसको क्या कहा गया? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा है हमारे भूगोलवेत्ताओं ने। ठीक है, अब इसकी बात होगी। अब बात करते हैं हम प्रकृति का मानवीकरण। तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि मानव प्रकृति के अनुसार ढल रहा था, और इसमें क्या हुआ मानवीकरण में कि जो मानव था उसने क्या किया? प्रकृति को अपने अनुसार डालना शुरू कर दिया, उसका विकास करना शुरू कर दिया, उसको समझ उत्पन्न होने लगी। मतलब जो मानव था उसमें समझ उत्पन्न होने लगी, उसका विकास, वह अपने आप का विकास करने लगा। अगर हम प्रकृति इसकी बात करें, मैं इसे मिटा देता हूं। अगर हम बात करें प्रकृति का मानवीकरण, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रकृति का मतलब जो प्रकृति का मानव के अनुसार ढलना, प्रकृति का मानव के अनुसार ढलना या ढालना। ठीक है, ढालना होगा क्योंकि मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाला था। ठीक है, तो प्रकृति का मानव के अनुसार ढालना या उसका
अनुसरण करना, उसका विकास करना। ठीक है, जब मानव ने अपना विकास करना शुरू किया तो उसे क्या कहा गया कि मानव ने मानवीकरण कर दिया है किसका, प्रकृति का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो घटना हुई मानवीकरण की जो घटना होती है, इसे भूगोलवेत्ताओं ने नाम दिया संभववाद का। किसका, संभववाद। इसे संभववाद कहा है भूगोलवेत्ताओं ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें आगे की जो बात करेंगे वो है नवनिश्चयवाद। यानी कि जो ये दोनों घटना हुई, यानी मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण की जो घटना हुई, इनके मध्य की एक घटना होती है जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है, वह कहलाती है नवनिश्चयवाद। क्या कहलाती है, नवनिश्चयवाद कहलाती है, नवनिश्चयवाद कहलाती है। और ये किसने कहा था, नवनिश्चयवाद को ग्रिफिथ टेलर ने परिभाषित किया है। किसने परिभाषित किया फ्रेंड्स, ग्रिफिथ टेलर ने इसको परिभाषित किया है। ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा है कि मानव ना तो प्रकृति से डरकर और ना प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर जो अपना विकास करता है ना, उसे ही नवनिश्चयवाद कहा गया है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक नियमों की पालना करते हुए मानव का विकास, यानी कि प्राकृतिक नियमों की पालना करते हुए मानव ने जो अपना विकास किया था, इसे ही क्या कहा गया है, नवनिश्चयवाद की कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात हमने इसके अंतर्गत कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं प्रकृति के क्षेत्र और उपक्षेत्रों के बारे में। यानी कि प्रकृति को समझने के लिए जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने क्या किया कि दो क्षेत्र बना, मतलब एक तो क्षेत्र बना दिए और उनके भी उपक्षेत्र बना दिए। यानी जो क्षेत्र होते हैं उनको समझने के लिए उपक्षेत्र बना दिए। मैं इसे एक बार रफ कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बात करेंगे क्षेत्र और उपक्षेत्रों के बारे में। हम एक सारणी बनाएंगे जिसके अंतर्गत एक तरफ क्षेत्र और एक तरफ उपक्षेत्र लिखे जाएंगे। क्षेत्र, उपक्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्र और उपक्षेत्र की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला जो क्षेत्र है वह है सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक भूगोल। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक भूगोल की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं सामाजिक भूगोल, इसके जो उपक्षेत्र है वह है कौन से, व्यवहारवादी भूगोल। पहला जो आता है वो होता है व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल हो गया। अब जो आता है वह है सामाजिक कल्याण का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे अवकाश का भूगोल, फिर आता है सांस्कृतिक भूगोल, इसके बाद में आता है लिंग भूगोल, फिर आता है ऐतिहासिक भूगोल, आ गया। इसके बाद में आता है चिकित्सा भूगोल। यानी कि ये हो गए सामाजिक भूगोल को समझने के लिए इसके उपक्षेत्रों। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आता है दूसरा, आता है नगरीय भूगोल। ये क्षेत्र है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल का कोई भी उपक्षेत्र नहीं है, इसे हम इसी में पढ़ते हैं, इसका कोई भी उपक्षेत्र नहीं बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें तो आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के दो क्षेत्रों में बांटा गया राजनीतिक भूगोल को। पहला है निर्वाचन भूगोल और दूसरा है सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल वह भूगोल होता है जिसके अंतर्गत मतलब हम शासन प्रशासन की बात करेंगे, यानी कि हमारा शासन किस प्रकार से चलता है। और सैन्य भूगोल जो होता है, सैन्य भूगोल के अंदर हम आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, दोनों सुरक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी सुरक्षा से रिलेटेड होता है और ये शासन प्रशासन से रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें आगे तो आगे आता है जनसंख्या भूगोल। कौन सा, जनसंख्या भूगोल। इसका भी कोई उपक्षेत्र नहीं है, इसे भी हम छोड़ देंगे। अब जो आगे आता है वह है आवास
भूगोल, इसका भी कोई उपक्षेत्र नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। अब इसमें एक बचा आर्थिक भूगोल, जिसे हम यहां पर लिख लेते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, तो जो इसके उपक्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसके उपक्षेत्र छह उपक्षेत्र हैं, यानी 6 भागों में बांटा, 6 भागों में हम इसे पढ़ते हैं। संसाधन भूगोल, फिर आता है अपना कृषि भूगोल, कृषि भूगोल हो गया। उसके बाद में आता है उद्योग भूगोल, उद्योग भूगोल हुआ। उसके बाद में आता है अपने विपणन भूगोल, विपणन भूगोल। फिर पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे आज के टॉपिक की बात। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मानव का प्रकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीयकरण पढ़ा, निश्चयवाद पढ़ा, नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने जिसकी परिभाषा दी थी, फिर हमने क्षेत्र और उपक्षेत्रों को इसके पढ़ा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है 12th क्लास का। तो अब हम कल बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जो है विश्व की जनजातियां। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि आप यहाँ पर आकर के ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट्स करें। धन्यवाद।